वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सिग्मा गुरुकुल पर। और आज हम लोग विजय बैच की क्लास नंबर 6 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथ्स के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। किसी का कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं जी। क्लास नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1। द कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक इज 6160। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। यानी कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका वॉल्यूम आपको गिवन है एंड इट्स बेस डायमीटर इज 28 मीटर। और उसके बेस का क्या गिवन है? डायमीटर। और आपको निकालनी है उसकी डेप्थ, जिसको हम हाइट भी कह सकते हैं। यानी कुल मिला के क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए, सबसे पहले मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो फिगर आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्लासरूम में मैं जरूर बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसके बेस का डायमीटर हमें दिया हुआ है। ये बेस है, डायमीटर हो गया 28। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? 14। ठीक है, ये होगी रेडियस। ये होगी इसकी डेप्थ, इसी को हाइट भी कहते हैं। और ये हमें निकालनी है, हाइट बोल सकते हैं या इसको डेप्थ भी कह सकते हैं, ये निकालनी है। और साथ में इसका कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब है इसके अंदर कितना पानी या कितनी चीज आ सकती है, यानी इसका वॉल्यूम 6160 ये हमें गिवन है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम हमें गिवन है 6160, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14। कुछ बच्चे गलती करेंगे, वो जल्दबाजी में रेडियस को क्या ले लेंगे? 28। तो ध्यान रखना 28 क्या है? डायमीटर यानी कि व्यास है। ओके, और रेडियस हो जाएगी इसकी आधी यानी कि 14। और हाइट हमें निकालनी है। अब आपको करनी है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में देखिए, सबसे पहले 7 से 14 को कैंसिल करेंगे, ये 2 पे जाएगा। 22 11 से कैंसिल हो रहा है, और ये भी 11 से कैंसिल करोगे तो आएगा 5, 6 और 0। ठीक है, यानी हमारे पास आ गया 560। अब 560 को 2 और 2 4 से कैंसिल कर दो सीधा, तो ये आ गया 140। और 14 से 140 को कैंसिल करोगे तो 10 मीटर आ गई हाइट या डेप्थ ऑफ द टैंक। ठीक है, तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन था और सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन था, डायमीटर गिवन था, और क्या निकालनी थी? हाइट निकालनी थी या डेप्थ निकालनी थी। सीधा सीधा वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया, पाई आर स्क्वायर एच। और सिलेंडर का अगर क्या आ जाए? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे मेरे हाथ में ये जो पेन है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप का है, तो अगर मैं इसके चारों तरफ एक कपड़ा लपेट दूं तो उसे बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। और अगर मैं इसको कंप्लीटली कवर कर दूं तो उसे कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर एच। और इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि मेंसुरेशन में सिलेंडर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा पहला सवाल सिलेंडर का वॉल्यूम से रिलेटेड। नंबर 2 देखिए, परसेंटेज का एक इजी सा क्वेश्चन है। 17% ऑफ 630 इज इक्वल्स टू 35% ऑफ x। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखेंगे 17 इंटू 630 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंट को आप हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। और ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और ये इक्वल है किसके? 35% ऑफ x। तो 35 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100। ओके, अब 100 से 100 कैंसिल, और 7 से कैंसिल कर दो 5, और ये हो गया 90। और 5 से कैंसिल करेंगे इसको तो ये जाएगा 18 पे। 18 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 306 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो एक परसेंटेज का बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें एक परसेंटेज दूसरे परसेंटेज के इक्वल है और आपको x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले परसेंट को हटाया, नीचे 100 आ गया, इधर भी परसेंट को हटाया, नीचे 100 आ गया, और दोनों को सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट,
अगेन एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन whose radius is 7 inches and height is 27 inches। अब इंचेस हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि आंसर उसी में मिलेगा। तो आप इंच को देख के ये मत सोचना कि ये कोई नया क्वेश्चन तो नहीं आ गया, इंच में दे दिया, ठीक है ना। वही जनरल कोन का क्वेश्चन है और सबसे पहले कोन बनाते हैं। अब कोन के बारे में दो बातें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो कोन में जो है वो दो हाइट होती है, एक सीधी हाइट और एक तिरछी हाइट, ठीक है ना। इस तिरछी हाइट को क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं स्लांट हाइट। कोन में हमेशा दो हाइट होती है, एक स्लांट हाइट जिसको हम लोग L से लिखते हैं और एक होती है परपेंडिकुलर हाइट जिसको H से लिखते हैं। प्लस ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और ये होती है कोन की रेडियस। तो सबसे पहले तो याद रखना, अगर हमें कोन में ये तिरछी हाइट निकालनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं अगर हमें स्लांट हाइट गिवन ना हो, तो स्लांट हाइट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, या इन तीनों में से अगर कोई भी दो गिवन है तो हम तीसरा निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। अब उसके बाद हमसे पूछा क्या गया है? वॉल्यूम। तो लिखिए सिलेंडर का वॉल्यूम, सॉरी कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ये है कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला। और वॉल्यूम हमें निकालना है तो इसका मतलब रेडियस और हाइट दोनों गिवन होंगे, तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमें गिवन है 7 इंचेस और हाइट गिवन है 27। इसको सॉल्व कर दो तो 3 से कैंसिल करेंगे, ये आ गया 9, 7 से ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 22 इंटू 63, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप अपना टाइम बचा सकते हैं, कैसे? यहां 3 है और यहां पर 2 है, 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। एक ही ऑप्शन में 6 है लास्ट में, यानी कि वही आंसर होगा, बाकी किसी भी ऑप्शन में 6 नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऐसा करना है कि कई बार पूरा मल्टीप्लाई ना करके आप सिर्फ यूनिट डिजिट देख लो, क्योंकि 10 में से कम आधे सवालों में ऐसा होता है कि यूनिट डिजिट मैच हो जाता है। तो आंसर आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 1386, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो मेंसुरेशन की दो फिगर पढ़ लिया आपने, कौन कौन सी? एक सिलेंडर और दूसरी कोन। कोन में भी अच्छा वॉल्यूम का फॉर्मूला तो लिख लिया आपने। अगर कोन में आपसे क्या पूछ ले? कर्व सरफेस एरिया, तो ये होता है पाई आर एल। और अगर आपसे पूछ ले टोटल सरफेस एरिया, तो ये क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो कोन में यही 3 क्वेश्चन आएंगे। अगर चौथा क्वेश्चन आएगा तो स्लांट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई पूछ लेगा, जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, क्योंकि कोन में हमेशा ये एंगल 90 डिग्री का होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो यही 4 बातें कोन में आपको मिलेंगी, इन्हीं 4 पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, वॉल्यूम या फिर स्लांट हाइट, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी चलेगी और थोड़ी देर, तो आप 5 मिनट, कोई बात नहीं, आप देखते रहिए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आराम से बैठिए। तो भाई सभी बच्चों, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो ध्यान रखना, मेरी ये क्लास ऑफलाइन भी चल रही है, तो कभी अगर बीच में कोई बच्चा थोड़ा बहुत बोले तो आप लोग प्लीज पैनिक मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को अगर कोई डाउट आए तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, सुनिए भाई ध्यान से, ये प्रॉफिट लॉस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, और अगर आपने प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा हुआ तो इस क्वेश्चन को आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है, और कैसे निकलता है। अगर हम किसी चीज को ज्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, और अगर कम में बेचते हैं तो लॉस होता है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है।
ये बहुत ज्यादा बार एग्जाम्स में पूछा गया है और इसको आप हमेशा, इसका जो सॉल्यूशन है और इसकी जो लैंग्वेज है वो ऐसे ही आएगी जैसे यहां पर गिवन है। तो आप इस क्वेश्चन को रट्टा भी लगा सकते हो, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, पहले सवाल को समझाता हूं। ए बॉट अ नंबर ऑफ मैंगोज एट 2 for ₹5। इसका मतलब क्या हुआ, ए ने कुछ आम खरीदे 5 रुपए में 2 के हिसाब से, लेकिन कितने खरीदे ये नहीं बताया। ध्यान रखना, ये जो 5 रुपए में 2 है ये क्या है, रेट। जैसे मान लो कि जब कभी आप दुकानदार से रेट पूछते हो तो वो कहता है 1 किलो 20 रुपए के, मान लो उसने बोल दिया, तो जरूरी थोड़ी है कि आपने 1 किलो ही लिए, क्या पता आपने 10 किलो लिए हो। ये तो रेट है कि 20 रुपए का 1 किलो। तो एक आदमी ने मैंगोज खरीदे किस रेट में, 5 रुपए के 2, लेकिन खरीदे कितने अभी ये नहीं बताया। ये दिस इज ओनली व्हाट, ये रेट है कि आप मेरी दुकान से खरीदोगे तो मैं 5 रुपए के आपको कितने दूंगा, 2 आम दूंगा। एंड एन इक्वल नंबर ऑफ एट 3 for ₹5। और उसी बंदे ने दूसरी दुकान पे रेट पूछा तो उसने क्या बोला कि मैं 5 रुपए के 3 दे दूंगा। तो उस बंदे ने क्या किया, जितने आम यहां खरीदे उतने ही आम यहां भी खरीद लिए, इक्वल नंबर। और फिर उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, 20%। तो बताओ कि उसने जो खरीदे हैं वो कितने रुपए में बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालनी पड़ती है, कॉस्ट प्राइस, के खरीदे कितने में, तभी तो पता लगेगा बेचेंगे कितने में। तो अब ध्यान देना, जब एक आदमी 2 अलग अलग रेट में, अब ये है काम की बात इस क्वेश्चन की, जब एक आदमी 2 अलग अलग रेट में चीजें खरीदे तो सबसे पहले उनकी क्वांटिटी को सेम करना है, क्योंकि उसने जितने यहां खरीदे हैं उतने ही यहां खरीदे हैं, और ये हमेशा लिखा होगा इक्वल नंबर। ठीक है तो पहले दोनों रेट को लिख लेते हैं। पहले उसने खरीदी 2 5 रुपए के रेट पर, और दूसरी दुकान से खरीदे 3 और ये भी 5 रुपए के रेट पर। ठीक है, क्योंकि दोनों दुकान से उसने बराबर आम खरीदे हैं तो हम इनको क्या कर लेंगे, इक्वल। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से और 3 की मल्टीप्लाई 2 से। याद रखना हमेशा क्या इक्वल करनी है, क्वांटिटी, क्योंकि पैसे इक्वल नहीं होंगे, पैसे तो अलग अलग हो जाएंगे। अब यहां 3 से मल्टीप्लाई तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई, और यहां 2 से मल्टीप्लाई तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब उसने पहली दुकान से कितने आम खरीदे थे, 6, कितने रुपए के, 15 रुपए के। और दूसरी दुकान से भी कितने आम खरीदे थे, 6, लेकिन कितने रुपए के, 10 रुपए के। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि उसने टोटल कितने आम खरीदे, 12, कितने रुपए के, 25 रुपए के। अब 25 रुपए में कोई चीज खरीदी है और 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो कितने में बेचेगा, 30 में, या कैसे निकाल लेंगे, 25 का 20% निकाल लेंगे। तो ये क्या है, ये है आपकी कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, और कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट कमाया जाता है। तो 25 रुपए पे 20% का प्रॉफिट कमाना है, 20% का मतलब होता है 1/5। तो यानी कि कितना प्रॉफिट चाहिए उसको, 5 रुपए का। अगर 25 रुपए पे 5 रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचना पड़ेगा, 30 रुपए में। तो ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्पेशली ध्यान रखना। जब एक आदमी, क्या सवाल है ये, जब एक आदमी 2 अलग अलग रेट से चीजें खरीदे तो सबसे पहले क्वांटिटी को बराबर करना है, फिर क्वांटिटी को जोड़ देना, वो तो हो गई टोटल उसने जितने खरीदे, और पैसों को जोड़ोगे तो कितने पैसे में खरीदे। उसके बाद प्रॉफिट या लॉस निकालना आसान है। 25 रुपए में खरीदे हैं और 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 25 का 20% निकाल के उसमें जोड़ दो, तो 30 रुपए में अगर बेच देगा तो उसे 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए ब्याज का सवाल आ गया, बहुत इजी है, और इसका एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा कि कभी भी आप एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी सीआई का क्वेश्चन हो और आपको क्या निकालना हो, रेट निकालना हो, सीआई का क्वेश्चन हो और रेट निकालना हो, तो ये तरीका ऑलमोस्ट हर बार काम करेगा। एक बार सीख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में कभी भी रेट निकालना आ जाए तो बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूं। अब यहां पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल इन 3 years इज 33.1% ऑफ द
प्रिंसिपल, जो ब्याज है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, 33.1%, यानी कि ये क्या है, CI है। तो सबसे पहले डेसिमल को रिमूव कर दो, 33.1 में से पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ गया 10 और परसेंट हटाओगे तो 2 जीरो और आ जाएगी। इसका मतलब ये मिला है ब्याज कितना, ऊपर वाला तो हो गया CI और नीचे वाला क्या हो गया, प्रिंसिपल, क्योंकि ब्याज किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे, है ना। एक आदमी ने 1000 रुपए पे 331 रुपए कमाए, तो मुझे बताओ 1000 रुपए कितने बन जाएंगे, 1331। भाई आपने एक बैंक में 1000 रुपए जमा कराए और आपको ब्याज के रूप में 331 रुपए मिले, तो आपके 1000 रुपए कितने हो गए, 1331, और कितने साल में हुए, 3 साल में। रेट निकालना है, जब भी CI में रेट निकालना हो, एक तरफ लिखना प्रिंसिपल और सामने क्या लिखना, अमाउंट। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो क्या बनता है, अमाउंट बनता है। अब जितने साल में हुआ उतना ही रूट कर देना, ठीक है ना, यानी कि इसका क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट। क्यूब रूट क्यों किया, क्योंकि 3 साल है। अगर 2 साल होता तो यहां स्क्वायर रूट करते, अगर 4 साल होता तो फोर्थ रूट करते, ठीक है। अब 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का, और 1331 किसका क्यूब होता है, 11 का। बस ये आपका रेट आ गया। कैसे, 10 रुपए 11 रुपए बन गए तो कितना ब्याज मिला, 1, किस पे मिला, 10 पे, तो 1/10 मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, यही आपका रेट आ गया 10%। फिर समझाता हूं, अगर कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल हो और आपको ब्याज और प्रिंसिपल दे रखा हो और रेट निकालना हो, तो CI में अगर रेट निकालना है तो 2 चीजें लिखना, एक प्रिंसिपल और एक अमाउंट, और फिर दोनों का रूट कर देना कितना, जितना टाइम है। 2 साल तो स्क्वायर रूट, 3 साल क्यूब रूट, 4 साल फोर्थ रूट। फिर जो नंबर आएंगे ये आपका पहले साल का प्रिंसिपल है और ये आपका पहले साल का अमाउंट है। तो 10 रुपए 11 रुपए हो गए, इसका मतलब एक इंटरेस्ट मिला 10 पे, तो 1/10 कितना परसेंट होता है, 10%। समझ में आई बात। तो CI में रेट निकालना हो तो हमेशा इस तरीके का यूज करना, वरना हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कौन सा, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R अपॉन 100 और इसकी पावर T। लेकिन जब तक आप फॉर्मूला लगाओगे तब तक तो आंसर आ जाएगा, करना भी कुछ नहीं है, 1000 में 331 जोड़ के उसका क्यूब रूट करना है, आंसर आ गया। तो फॉर्मूला जब तक लिखोगे आंसर आ जाएगा। CI में रेट निकालना है, ये तरीका सबसे बेस्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ PQR इज 5:6। तो पहले तो यहां पर आपको 2 वर्ड देखने को मिले, प्रोपोर्शनल। देखो, अगर 3 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन को हिंदी में कहते हैं समानुपात। कभी भी 3 संख्याएं, जैसे मान लो वो 3 नंबर क्या है, ABC, 3 नंबर कभी भी प्रोपोर्शन में होते हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और अगर 4 नंबर प्रोपोर्शन में है, 4 नंबर्स इन प्रोपोर्शन, अगर 4 संख्याएं प्रोपोर्शन में है, जैसे ABCD मान लेते हैं, तो इसमें पहली और चौथी की मल्टीप्लाई दूसरी और तीसरी संख्या की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। ये कब यूज करेंगे, जब आपसे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड प्रोपोर्शनल की बात की जाए। ये कब यूज करेंगे, जब फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात की जाए, ठीक है। अब यहां देखना दोबारा, द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ P एंड Q। P एंड Q का क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड का मतलब C निकालना है, थर्ड का मतलब C निकालना है, सेकंड का मतलब B निकालना है, फर्स्ट का मतलब A निकालना है। तो P और Q का, P यहां पर A है और Q B है, तो बताओ कि इनका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, पहले आप मुझे ये बताओ। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकलेगा, B² को A से डिवाइड कर देंगे, C आ जाएगा, यानी कि Q² अपॉन P, ये थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर आपको थर्ड निकालना है तो B² को किससे डिवाइड कर देंगे, A से,
तो यहां पर B कौन है, Q, और A कौन है, P। ठीक है ना, तो थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया P और Q का। उसके बाद क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल P Q R का। देखो फोर्थ क्या होगा, जैसे P Q R और फोर्थ क्या होगा, X होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एक्स इक्वल्स टू Q इंटू R। अभी लिखवाया कि पहले और चौथे की मल्टीप्लाई दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। अब यहां से हमें क्या चाहिए, x, ये वाला फोर्थ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, QR अपॉन P, और इन्हीं दोनों का रेशियो हमें दिया हुआ है कितना, 5:6, यानी कि क्वेश्चन में कहा गया है QR Q² अपॉन P और QR अपॉन P, इसका रेशियो कितना है, 5:6। देखो ये थर्ड प्रोपोर्शनल है P और Q का, और ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है P Q और R का, और इन दोनों का रेशियो कितना है, 5:6। अब यहां से देखो P से P कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, तो फाइनली Q अपॉन R आ गया कितना, 5/6। यही हमसे पूछा हुआ है, तो यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमसे लास्ट में क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ Q एंड R। तो मेनली आपको इस पे ध्यान देना है कि 3 नंबर जब भी प्रोपोर्शन में होंगे तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, B² इक्वल्स टू AC, और जब 4 नंबर प्रोपोर्शन में होंगे तो पहले और चौथे की मल्टीप्लाई दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई के इक्वल हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बाय सेलिंग अ रेफ्रिजरेटर फॉर 28,448 ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 12%। टू रिड्यूस द प्रॉफिट टू 8%, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। एक सीधा साधा सा सवाल है कि एक चीज 28,448 रुपए में बिकी और कितने प्रॉफिट पर बिकी, 12%, लेकिन अगर प्रॉफिट 8% होता तो सेलिंग प्राइस क्या होती। अब प्रॉफिट कम हुआ है तो ये भी कम हो जाएगी। तो जब आपको 2 सेलिंग प्राइस वाला क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, सबसे पहले जब 28,448 रुपए में बेचा तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा था, 12% का, यानी ये किसकी वैल्यू थी, 112 की, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है वो होती है 100 और प्रॉफिट उसमें जुड़ता है और लॉस उसमें से माइनस हो जाता है। अब अगर 100 की कोई चीज खरीदी और 12% का प्रॉफिट हुआ तो हमने बेची कितने में, 112, लेकिन ये तो परसेंट है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 28,448, और किसकी वैल्यू निकालनी है, 108 की वैल्यू निकालनी। जब भी किसी चीज को एक बार बेचा जाए और वो गिवन हो और दूसरी बार बेचने के लिए आपको कहे, तो जो गिवन है उसके नीचे उसका परसेंटेज लिख देना और जो परसेंटेज पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देना, एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। जब एक ही चीज को 2 बार बेचा जाए, है ना, पहले 12% के प्रॉफिट पे बेचा और फिर 8% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, तो बाद में जितने में बिकेगा उससे इनटू करेंगे और पहले जितने में बिका उससे डिवाइड करेंगे, और एक सेलिंग प्राइस आपको गिवन होगी, दूसरी सेलिंग प्राइस आपसे पूछ लेगा। वो ये भी कह सकता था कि अगर 8% का लॉस हो जाता तो सेलिंग प्राइस कितनी होती, तो यहां किससे मल्टीप्लाई होता, 92 से, क्योंकि अब क्या कह रहा है, लॉस को 100 में से माइनस करेंगे। अगर बोलता 25% का प्रॉफिट चाहिए तो यहां 125 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना। अब देखो यहां भी एक ट्रिक है छोटी सी, ध्यान से समझना। ये 4 से कैंसिल हो रहा है कितने पे, 28 पे, और ये 4 से कैंसिल हो रहा है 27 पे। फिर इसको 28 से कैंसिल करोगे, ये गया 1 पे, 0 आ गया, फिर गया 1 पे और 6 पे चला गया। अब कुछ बच्चे यहां पर 27 को 1016 से गुणा करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं 16 को भूल जाओ, 27 को 1000 से गुणा करेंगे तो कम से कम 27,000 तो आएगा आंसर, यानी कि इतना पता चल गया आंसर 27,000 से ज्यादा होगा, और एक ही ऑप्शन 27,000 से ज्यादा है। तो हर क्वेश्चन में गुणा नहीं करना, कई बार ऑप्शन देख के ही पता लग जाता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई इतनी तो आएगी ही आएगी। ठीक है ना, बाकी ऑप्शन 24, 25 और 26 और 27 की गुणा 1000 से ज्यादा से कर रहे हैं, तो कम से कम 27,000 तो होगा ही होगा आंसर, उससे ज्यादा ही होगा थोड़ा बहुत, तो सीधा सीधा अपना आंसर। आखिरी में आप मल्टीप्लाई से बच सकते हो, ऑप्शंस का यही फायदा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, परसेंटेज का क्वेश्चन है पर बच्चा इसकी कैलकुलेशन में फंस जाएगा, मैं नहीं फंसने दूंगा आपको। जब कभी छोटी चीजों का परसेंटेज निकालना हो
तो उसको बड़ा मान लो पहले। अब देखो क्वेश्चन पढ़ना पहले। हाइट ऑफ ए प्लांट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। एक पेड़ की हाइट हर साल 2% बढ़ जाती है। अभी उसकी हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। तो पूछ रहा है 3 साल बाद इसकी हाइट कितनी हो जाएगी। अब अगर आप 1.2 मीटर का 2% निकालोगे तो वो पॉइंट में आएगा। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी छोटी चीज का परसेंटेज निकालना है तो छोटी को थोड़ा सा बड़ा मान लो। इस 1.2 को मैं थोड़ी देर के लिए क्या लिख लेता हूं? 1200, क्योंकि जनरली 100 वाली चीजों का परसेंटेज निकालना आसान होता है। मैंने 1.2 को 1200 लिख लिया। आप 12,000 भी लिख सकते हो, 12 लाख भी लिख सकते हो, ठीक है। अब 1200 का 2% हम आराम से निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 12 दूनी 24। पहले साल 24 बढ़ा, अगले साल भी 24 बढ़ेगा, अगले साल भी 24 बढ़ेगा। तो टोटल कितना बढ़ गया 3 साल में? 72। 1200 में 72 ऐड करोगे कितना आएगा? 1272। देखो कौन सा ऑप्शन इसके नजदीक है? 1.273। अब आप कहोगे सर ये 3 कैसे आया? एक्चुअल में ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, ये और भी बढ़ना था अभी थोड़ा सा, लेकिन इतना कम बढ़ेगा कि हम लगभग आंसर निकाल के भी ऑप्शन लगा सकते हैं। मैंने इसको सिर्फ कितना बढ़ाया कि 1.2 से ही बढ़ा हर बार, लेकिन सेकंड ईयर में तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तो पॉइंट में थोड़ा और बढ़ेगा, पर हमें जरूरत नहीं है। आप अप्रोक्सीमेट निकाल के भी आंसर लगा सकते। तो मेन बात इस क्वेश्चन में क्या सिखाना था कि जब किसी छोटी चीज का परसेंटेज निकालना हो छोटा सा, तो उस चीज को थोड़ा सा बड़ा मान लीजिए। तो मैंने 1.2 को क्या लिख लिया? 1200। अब 1200 का 2% आराम से निकल गया 24। अब फर्स्ट ईयर में वो पेड़ कितना बढ़ा? 24। सेकंड ईयर में 24, थर्ड ईयर में 24, तो 1272 हो गया। अब 1272 किसके सबसे नजदीक है? 1273 के। तो आंसर लगा दो 1.273। वरना इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन में आपको पसीने आ जाएंगे, आप करके देख लेना, चाहे अगर आप 1.2 से करोगे तो, क्योंकि ये सीआई का क्वेश्चन है जिसमें अमाउंट निकालना है। 1.2 आपका प्रिंसिपल है, 2% रेट है, और 3 साल बाद कितना हो जाएगा अमाउंट पूछा हुआ है। अगर आप इसको इसी वैल्यू से निकालोगे तो ये बहुत टाइम वेस्ट करेगा। तो कभी कभी जरूरी नहीं है कि जो गिवन हो आप उसी को लेके चले, आप उसको थोड़ा सा बड़ा कर ले, आंसर निकाल ले, आंसर से अपने आप मैच हो जाता है, दिख जाता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है हर चीज को आप डेसिमल में सॉल्व करो। आप डेसिमल की कोई बड़ी वैल्यू मान लो, सॉल्व कर दो, ऑप्शन में डेसिमल होंगे, वो उससे मैच होता हुआ अपने आप दिख जाए। समझे मेरी बात को? परसेंटेज को आसान कैसे करना है, छोटी चीजों को बड़ा मान लीजिए, आंसर निकाल लीजिए, आंसर अपने आप मैच हो जाए। चलिए नेक्स्ट। 2 trains start at the same time from Mumbai and Delhi and proceed towards each other at speeds of 15 and 26. When they meet, it is found that one train has traveled 99 km more than the other. Find the distance between two stations. देखिए क्या सवाल है ये। 2 रेलगाड़ी मुंबई और दिल्ली से 2 रेलगाड़ी चली, एक 15 की स्पीड से और एक 26 की स्पीड से, और जब वो मिली तो ये देखा गया कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 99 किलोमीटर ज्यादा चली है। ये तो होगा ही भाई, एक की स्पीड 15 है यानी वो 1 घंटे में 15 किलोमीटर चलती है, और दूसरी की स्पीड 26 है, वो 1 घंटे में 26 किलोमीटर चलती है। तो जब वो मिलेंगी तो जो 26 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है वो थोड़ा एक्स्ट्रा कवर करके आएगी, और वो कितना एक्स्ट्रा कवर किया है? 99। अब याद रखना, जब भी टाइम स्पीड डिस्टेंस में ये वाला सवाल आ जाए जिसमें क्या गिवन हो? एक्स्ट्रा डिस्टेंस। 2 चीजें चल रही हो और 2 में से जो ज्यादा चली है उसका एक्स्ट्रा डिस्टेंस आपको गिवन हो, और एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना गिवन है? 99 किलोमीटर। तो यहां पे डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है ध्यान रखना। दोनों स्पीड को मैं ए और बी मान लेता हूं, तो इसका आंसर होता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इंटू एक्स्ट्रा डिस्टेंस। कोई ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना। अगर कभी 2 चीजें एक दूसरे की तरफ चल रही हो और दोनों में से एक ज्यादा चली हो, तो जितना ज्यादा चली और दोनों की स्पीड को जोड़ देना, दोनों की स्पीड को घटा देना और मल्टीप्लाई कर देना मुंबई और दिल्ली के बीच का। तो कर दो मल्टीप्लाई, a प्लस बी यानी कि 15 प्लस 26 और 26 माइनस 15, ठीक है, इनटू
99। दोनों स्पीड को जोड़ देना, दोनों स्पीड को घटा देना और एक्स्ट्रा डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी आ जाएगी। यानी आंसर हमारा आ गया 41/11 इंटू 99। 11 से ये कैंसिल हो गया 9 पे, तो आंसर आ गया 36,369। यहां पर भी आप यूनिट डिजिट भी लगा सकते थे। 9 इंटू 1 कितना होगा? 9। एक ही ऑप्शन में लास्ट में 9 है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की यहां भी जरूरत नहीं है, सीधा आप ऑप्शन देख के आंसर लगा सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फाइंड द स्क्वायर ऑफ z। आपको z का स्क्वायर निकालना है, और z क्या है ये दिया हुआ है आगे। z इज द रिमाइंडर व्हेन द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर exactly divisible by 24 and 36 is divided by 40। 4 अंकों की वो संख्या जो 24 और 36 से डिवाइड हो जाती है, अगर उसको 40 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर z आता है, और आपको z का स्क्वायर बताना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? 24 और 36 का एलसीएम, जो कि कितना आएगा? 72। अब हमें 4 डिजिट का वो नंबर निकालना है जो 24 और 36 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो उसको हम 72 से डिवाइड कर देंगे। किसको? 1000 को। करेंगे तो 1 पे जाएगा 72, ये बच गया 28 0, और अब जाएगा 3 पे 216, तो रिमाइंडर क्या बचा? 64। अब ध्यान देना, अगर हमें 4 डिजिट से छोटा नंबर निकालना होता तो हम 64 इसमें से माइनस कर देते, डिवाइड हो जाता। लेकिन हमें 4 डिजिट का नंबर निकालना है, तो हम इसमें से कुछ माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये 4 डिजिट का नहीं रहेगा। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो याद रखना, जब स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होता है तो प्लस होता है, और जब ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होता है तो माइनस होता है। अब प्लस क्या होगा? इन दोनों का गैप। इन दोनों का गैप कितना है? 8। ये बात लिख लेना, अगर एलसीएम में कभी क्या निकालना हो, स्मॉलेस्ट नंबर, तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और एलसीएम में अगर क्या निकालना हो, ग्रेटेस्ट नंबर, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस किसको करते हैं? रिमाइंडर को। लेकिन ऐड क्या करते हैं? डिवाइजर और रिमाइंडर का गैप। यानी कि 1008 वो नंबर है जो 24 और 36 दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। पर वो क्या कह रहा है? अगर उस नंबर को किससे डिवाइड करें? 40 से, तो रिमाइंडर z आता है। अब 1008 को जब आप 40 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 8 आएगा। क्यों? क्योंकि 1040 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 8 रिमाइंडर आया, यानी कि ये z है, और आपको क्या निकालना है? z का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर। आंसर इज 64। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी कर दिया। अगर आप ढंग से पढ़ोगे, क्या कहा उसने? सबसे पहले ऐसा नंबर निकालो जो 24 और 36 से डिवाइड हो जाए, 4 डिजिट का। तो पहले मैंने 24 और 36 का एलसीएम लिया, 4 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर होता है 1000, उसको डिवाइड किया, और गैप ऐड करते हैं जब स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो। तो 1008 वो नंबर आ गया जो 24 और 36 से हो जाएगा डिवाइड। फिर उसको किससे डिवाइड करने के लिए कहा गया है? 40 से। 40 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 8, और उसी रिमाइंडर का स्क्वायर हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है। एलसीएम में लगभग 2-3 बातें उसने हमसे एक ही क्वेश्चन में करवाई। इस क्वेश्चन को फिर देखना, ना समझ में आए तो बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 days। A started the work alone and worked for 4 days. B complete the remaining work in 18 days. In how many days A and B will complete the whole work? ठीक है, अब इसमें देखो एक ही का टाइम दिया हुआ है। किसका? A का। A किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अब ध्यान रखना, जब किसी एक का टाइम दिया हो तो वही वर्क होता है। बस ये बात हमेशा याद रखना, जब किसी एक ही बंदे का टाइम दिया हो और दूसरे का पूरा पूरा टाइम ना दिया हो। अब आप कहोगे सर बी का दिया तो वह 18, वो रिमेनिंग टाइम है, कुछ काम को किया गया, बी का कंप्लीट टाइम नहीं दे रखा। ठीक है ना, तो अगर एक ही बंदे का कंप्लीट टाइम हो तो उसी को वर्क मान लो कि ए जो है वो 15 दिन में कितना काम करता है? 15 काम। ठीक है, अब ए ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। अगर 15 दिन में 15 वर्क करता है तो ये 4 दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। तो इसका मतलब कितना काम बच गया? 11। और उस बचे हुए काम को बी ने किया कितने दिन में? 18 दिन में। यानी बी के बारे में हमें एक बात पता चली
कि बी 18 दिन में कितना काम कर लेता है, 11। तो बताओ बी एक दिन में कितना काम करेगा, 11/18। तो ये किसकी एफिशिएंसी आ गई, बी की, 11/18, क्योंकि एक दिन का काम क्या होती है, एफिशिएंसी। और ए की एफिशिएंसी हमें मालूम है, रोजाना एक काम करता है भाई, 15 दिन में 15 काम, तो एक दिन में एक काम। अब दोनों मिलके अगर उस काम को करें ए प्लस बी, तो काम कितना है, 15, और दोनों करेंगे तो ए की एफिशिएंसी 1 और बी की एफिशिएंसी 11/18। इसको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा 18 और 11 नीचे आ जाएगा 29, और 18 चला जाएगा ऊपर, 18 इंटू 15 हो जाएगा 270। 270 को 29 से डिवाइड कर देना। अब देखिए 29 का 10 गुना होता है 290, यानी कि 10 पे नहीं जाएगा, 9 पे जाएगा, तो 9 वाला एक ही ऑप्शन है। मेन बात इस क्वेश्चन में क्या थी, जब टाइम एंड वर्क में किसी एक ही बंदे का टाइम दिया हुआ हो तो जितना टाइम वो लेता है उसी को क्या मान लेते हैं, टोटल वर्क। तो 15 दिन में 15 काम, तो 4 दिन में 4 काम, तो कितना काम बच गया, 11। और 11 काम को बी ने किया 18 दिन में। 18 दिन में 11 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, 11/18। ये तो हो गई बी की एफिशिएंसी, और ए की एफिशिएंसी हमें पहले मालूम है, एक दिन में एक। अब दोनों मिलके करेंगे तो काम 15 है, और एफिशिएंसी हम निकाल चुके हैं, वर्क अपॉन एफिशिएंसी क्या होता है, टाइम। तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, two numbers p and q are such that sum of 10% of p and 5% of q। अब देखिए परसेंट क्योंकि सब में है वो कट जाएगा, आप सीधा इसको ऐसे लिख सकते हैं 10p plus 5q is 1/4 of 15p and 25q। और ये दोनों किसके इक्वल है, 1/4 के। मैंने परसेंट को क्यों हटा दिया, देखो यहां भी परसेंट है, यहां भी परसेंट, इधर भी परसेंट, यहां भी परसेंट, तो सारे परसेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। यहां 25 के साथ आ जाएगा Q। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, P और Q का रेशियो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40P प्लस 20Q इक्वल्स टू 15P प्लस 25Q। 40 में से 15 गया, 25P, और 25 में से 20 माइनस करेंगे तो 5Q। P अपॉन Q को एक साइड कर लो क्योंकि इनका रेशियो निकालना है, और यहां आ जाएगा 5, 25 नीचे जाएगा, तो आंसर आ गया 1/5 या 1/5, यानी कि ऑप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं, P और Q का जोड़ दे दिया और उसी का जोड़ नीचे भी दे दिया, और दोनों का रेशियो गिवन है कितना, 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का रेशियो है। कुछ बच्चे यहाँ 100 लिखेंगे सबके नीचे, कोई फायदा नहीं है लिखने से, क्योंकि ऊपर भी 100 है नीचे भी 100 है, कैंसिल हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा ये नंबर लिख दो 10, 5, 15 और 25, और उनका रेशियो गिवन है 1/4। P और Q का रेशियो आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रेशियो आ जाए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा, 5 और 11 का क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, बीच वाले का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, यानी 11 का स्क्वायर अपॉन 5, यही थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 5, आंसर आ जाएगा 24.2। तो ये कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर है, तीसरा निकालना है। जब भी तीसरा प्रोपोर्शन निकालना हो तो बीच वाले के स्क्वायर को पहले वाले से डिवाइड कर देना, b² अपॉन a, ठीक है। नेक्स्ट, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 40 डेज। ए किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 80 दिनों में कर सकता है। तो यानी कि एलसीएम आ गया 80, ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 1, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 3। और दोनों ने कितने दिन काम किया, 20 दिन। अगर 3 काम रोज करते हैं और 20 दिनों तक काम किया तो यानी कि 60 वर्क वो कर चुके हैं। 80 टोटल था, तो कितना वर्क बच गया, 20 रिमेनिंग। और यही निकालना था कि काम का कितना हिस्सा बच गया। तो जब हिस्सा निकालना है तो इसको टोटल से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 20/80 काम बचा हुआ है, यानी कि 1/4 काम अभी बचा हुआ है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आगे चले।
हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 50 एंड 80। अब प्राइम नंबर निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, 1 से 100 तक ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हर क्लास में सब बच्चों को पढ़ाए जाते हैं कि 1 से 100 तक के प्राइम नंबर आपको याद होने चाहिए। अब 50 से 80 के बीच में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है 53, उसके बाद 59, 61, 63, 67, सॉरी 63 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 61, 67, 71, 73 और 79, ये होंगे 50 से 80 के बीच में। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्राइम नंबर हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, 1 से लेकर 50 तक टोटल 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, ये चीज आप लिख लेना। 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेके 150 तक टोटल 35 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं। इससे ज्यादा आज तक कभी नहीं पूछा गया, लेकिन नॉलेज के लिए मैं थोड़ा सा और लिखूंगा। 1 से 500 तक टोटल 95 प्राइम नंबर्स होते हैं और 1 से लेके 1000 तक टोटल 168 प्राइम नंबर्स होते हैं। पर आप लोग यहां तक भी याद रख लोगे तो काफी है। और बाकी 1 से लेके 100 तक जो 25 होते हैं, ये तो आपको सारे के सारे आने चाहिए, ठीक है? आगे करूं? नेक्स्ट देखिए भाई, ये फिर से एक एलसीएम का क्वेश्चन आ गया। अब याद रखना, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बात बता रहा हूं, अगर कभी भी 2 लड़के 3 लड़के 4 लड़के आपस में रेस लगा रहे हो, अब वो जब भागना शुरू करते हैं तो एक ही जगह पर होते हैं, लेकिन जब वो भागेंगे तो आगे पीछे हो जाएंगे। पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 4-5 लड़कों ने रेस लगाना शुरू किया, वो दोबारा एक ही जगह पर कितनी देर में मिलेंगे? यानी एक स्थान से भागे, दोबारा से वो इकट्ठे कब होंगे, कितनी देर बाद होंगे? अगर इकट्ठे करने वाला क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो एलसीएम निकालना होता है किसका? टाइम का। याद रखना, जब कभी दौड़ लगाई जा रही हो तो टाइम का एलसीएम ही मीटिंग पॉइंट होता है नेक्स्ट। कि एक बार तो मीटिंग पॉइंट शुरू वाला है ही, जहां से भागना शुरू किया, सारे एक जगह खड़े हुए हैं, दोबारा कितनी देर बाद मिलेंगे, ये कैसे निकलेगा? एलसीएम ऑफ टाइम। याद रखना, जब भी दौड़ लगाई जा रही हो तो टाइम का एलसीएम ही नेक्स्ट मीटिंग पॉइंट होता है। तो इसमें वही निकालना है। एक रेस है 500 मीटर की, जिसमें एक बंदे की स्पीड है 4 और दूसरे की स्पीड है 5, तो वो दोनों कितनी देर बाद दोबारा मिलेंगे? मीटिंग टाइम निकालना है रेस वाले क्वेश्चन में। तो क्या निकालेंगे? एलसीएम ऑफ टाइम। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 500 मीटर का डिस्टेंस है, पहले वाले की स्पीड कितनी है? 4, और 500 मीटर का डिस्टेंस है, दूसरे की स्पीड कितनी है? 5। तो ये दोनों का टाइम आ जाएगा। पहले का टाइम आएगा 125 सेकंड और दूसरे का टाइम आएगा 100 सेकंड। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये फिर से आ जाएगा 500 सेकंड। तो 500 सेकंड बाद वो दोबारा से उसी पॉइंट पर मिलेंगे जहां से उन्होंने भागना शुरू किया था। समझ में आई बात? कभी भी दौड़ लगाने वाला सवाल आ जाए और ये पूछ ले कि ये दोबारा कब मिलेंगे उसी स्थान पर, तो मीटिंग पॉइंट हमेशा कैसे निकलेगा? एलसीएम ऑफ टाइम। और अगर टाइम सीधा सीधा ना दिया हो तो डिस्टेंस और स्पीड देगा, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देना, टाइम आ जाएंगे और फिर टाइम का एलसीएम ले लेना। तो वही होगा मीटिंग पॉइंट या मीटिंग टाइम, नेक्स्ट मीटिंग टाइम। 500 सेकंड बाद वो दोबारा वहीं पर होंगे जहां से उन्होंने भागना शुरू किया। ठीक है? एलसीएम ऑफ टाइम इज द मीटिंग पॉइंट। चलिए अगला, find the difference between average of cube of first 5 natural numbers and average of square of first 5 natural number। देखिए पहले 5 नंबर का क्यूब क्या होता है? 1, 8, 27, 64 और 125, और इसका क्या निकालना है? एवरेज। और पहले 5 नंबर का स्क्वायर भी लिखना है, तो स्क्वायर होता है 1, 4, 9, 16 और 25, और इनका भी एवरेज निकालना है और दोनों के एवरेज का डिफरेंस बताना है। ठीक है? तो यहां इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 5, तो एवरेज आ गया 45। इसको जोड़ेंगे तो ये होगा टोटल 55, और 55 को 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 11, और दोनों एवरेज का क्या बताना है? डिफरेंस
तो 45 माइनस 11 यानी कि 34 इज योर आंसर। ठीक है, पहले 5 नंबर का क्यूब, उनका एवरेज, तो एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर, तो सम हो जाएगा ये क्यूब्स का, और नंबर कितने हैं 5, ये क्यूब का एवरेज आ गया। ऐसे ही पहले 5 नंबर के स्क्वायर का एवरेज निकाल लिया, और दोनों एवरेज का डिफरेंस हमसे पूछा हुआ है, तो 45 में से 11 को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पवन बॉट अ पेयर ऑफ जीन्स फ्रॉम द स्टोर व्हेन दे वर गिविंग अ 20% डिस्काउंट। एक जीन्स पे कितना डिस्काउंट है, 20% का, और उसका एमआरपी दिया हुआ है 1800। देन हाउ मच डिड पवन पे विद द डिस्काउंट। तो पवन ने कितना पे किया, डिस्काउंट निकाल के घटा दो, उतना ही उसने पे किया। तो एक जीन्स का एमआरपी कितना है 1800 रुपये, और इस पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, 1800 का 20% आ जाएगा 360 रुपये। अब ये तो डिस्काउंट है, आपको डिस्काउंट नहीं बताना, उसने कितना पे किया ये बताना है। तो अगर पेमेंट निकालनी है तो 1800 एमआरपी, 360 का डिस्काउंट, तो आंसर आ जाएगा 1440 रुपये। ये उसे पे करने पड़ेंगे, या ये उसकी क्या है सेलिंग प्राइस, इतने में वो बिका, तो आंसर 1440। ये सीधा साधा बेसिक सा परसेंटेज का क्वेश्चन था कि एक चीज पे डिस्काउंट गिवन है और उसकी सेलिंग प्राइस बतानी है, तो डिस्काउंट निकाल के माइनस कर, और डिस्काउंट हमेशा किस पे निकाला जाता है, एमआरपी पे, मार्क्ड प्राइस पे। ठीक है, नेक्स्ट, एक और डिस्काउंट का ही क्वेश्चन है, सेम है, इसको आप लोग अपने आप सॉल्व कर लेना। एमआरपी गिवन है, डिस्काउंट गिवन है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, यानी आपको करना क्या है, 1880 का 15% निकालना है, और ये कितना आ जाएगा 188, और 188 का आधा कितना हो जाएगा 94, 188 में 94 ऐड कर दो, 282, ठीक है, 282, ये 282 आ जाएगा। अब 1880 में से 282 को माइनस कर दो, यही आंसर आ जाएगा 8, 9 और 5 और 1, 1598, 1500। तो ये दो एक जैसे क्वेश्चन थे, तो इसको आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते थे, पर आंसर मैंने बता दिया। दोबारा भी इसको ट्राई करना है, ठीक है ना, ये 20 के 20 क्वेश्चन दोबारा निकालने हैं घर जाके। चलिए आज का आखिरी सवाल, ए बाइक राइडर कवर्स अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। अब सुनिए, ये फॉर्मूला आप बिल्कुल रट लेना, ये बहुत ज्यादा आता है। व्हेन टू स्पीड्स आर गिवन, जब दो स्पीड्स गिवन हो और आपसे क्या पूछा जाए, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। यहां पर x और y दोनों क्या है, स्पीड्स है। दो स्पीड गिवन हो और एवरेज स्पीड निकालनी हो, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना, 2xy 60, दूसरी स्पीड है 80, और नीचे दोनों स्पीड को जोड़ देना 140। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 2 से 7 पे और 4, तो ये आ गया 60, 240 दूनी 480 बटा 7, डिवाइड करोगे तो 68 4/7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये थे 20 सवाल। कोशिश करना कि इनको आप दोबारा निकालो सारे क्वेश्चंस को, नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना, या फिर अगली क्लास में डाउट पूछ लेना इन 20 में से जो भी क्वेश्चन आप ना कर पाओ। ठीक है, तो चलिए भाई, जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। 20 के 20 क्वेश्चन कोशिश की है कि मैंने ढंग से आपको समझा पाऊँ। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय श्री राम।